हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं फिर रिच डैड पुअर डैड पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ख़रीद कर पढ़ें। तो इसका सीखने के लिए काम करें चैप्टर है, और इसमें मैं आधा पहले पढ़ा हूँ। तो इसमें कहता है कि इनके पढ़े लिखे जो डैडी थे, ये कभी ये नहीं समझ सके कि इन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी और इसके बाद मैरीन कॉर्प्स में क्यों शामिल हुए। इन्होंने उन्हें बता दिया कि वे जहाज़ उड़ाना सीखना चाहते हैं, परंतु वे वास्तव में ट्रूप का नेता बनना सीखना चाहते थे। अमीर डैडी ने इन्हें बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम था लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक सेना में काम किया था। इनके पढ़े लिखे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया था। अमीर डैडी ने इन्हें बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतृत्व किया जाए। इन्होंने जो अगली चीज़ सिखानी चाहिए वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा कि अगर आप एक अच्छे नेता नहीं हैं तो आप पर पीछे से गोली चलाई जा सकती है, जैसा बिजनेस में किया जाता है। कहता है कि 1973 में वियतनाम से लौटने पर इन्होंने कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि ये हवाई जहाज़ उड़ाना पसंद करते थे। ये ज़ेरॉक्स कंपनी में काम करने लगे। इनमें इनकी एक वजह से नौकरी की थी और नौकरी के फ़ायदे की वजह वह नहीं थी। ये एक शर्मीला आदमी थे और बिक्री का विचार इन्हें दुनिया का सबसे डरावना विषय लगता था। तो एक शर्मीला व्यक्ति थे और बिक्री का विचार इन्हें दुनिया का सबसे डरावना विषय लगता था। ज़ेरॉक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। कहता है कि अमीर डैडी को इन पर पूरा गर्व था। ये पढ़े लिखे डैडी को इन पर जबकि इनके जो पढ़े लिखे डैडी थे को इन पर शर्म आती थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते ये सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे के स्तर के होते हैं। जब इन्होंने ज़ेरॉक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि इन्हें दरवाज़ा खटखटाने और अस्वीकार कर दिए जाने के डर से मुक्ति नहीं मिल गई। एक बार ये सेल विक्रय में चोटी के 5 लोगों में लगातार आने लगे तो इन्होंने एक बार फिर इस्तीफ़ा दे दिया और आगे बढ़ गए। एक बार फिर इन्होंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया कैरियर छोड़ दिया। 1977 में इन्होंने अपनी पहली कंपनी खोली और अमीर डैडी जो थे इन्हें और इनके माई को कंपनियां चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था। तो तब इन्हें स्थापित करना ही सीखना था। इनका पहला उत्पाद या नायलॉन या ब्रेलको का वॉलेट जो फॉर ईस्ट में बनता था और समुद्री जहाज़ से न्यूयॉर्क में एक वेयर हाउस तक आता था। इनकी औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और जब इनके पंखों की मजबूती की परीक्षा का समय आ गया, अगर जब ये असफल होते तो ये दिवालिया हो गया होता। कहता है कि अमीर डैडी का मानना था कि 30 साल के पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है। अगर आपके पास संभलने का मौका होता है। उनकी सलाह थी कि इनके 30वें जन्मदिन के शाम को इनका पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। कहता है कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करते हैं और जैसा कि इनके अमीर डैडी इन्हें प्रोत्साहित किया करते थे, ये विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज इनकी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिका, एशिया, नॉर्वे, रूस में निवेश करती है। एक कहावत है, जॉब का संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक।
और दुर्भाग्य से यह करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है। चूँकि स्कूल यह नहीं समझता कि फाइनेंशियल बुद्धि भी बुद्धि का एक रूप है, इसीलिए ज़्यादातर कर्मचारी या मजदूर अपने साधनों के भीतर रह रहे हैं। वे मेहनत करते हैं, अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से ना निकाल दिया जाए और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर न चले जाएं। और अगर आप ज़्यादातर कंपनियों को तनख्वाह देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज़्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते, वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सुरक्षित नौकरी खोज लें। ज़्यादातर काम करने वाले कम समय के पुरस्कारों जैसे वेतन और दूसरों फ़ायदों के लिए काम करते हैं, परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से यह उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इनके बजाय ये युवा लोगों को यही सलाह देंगे कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर यह तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे कितनी दक्षताओं में पारंगत होना चाहते हैं। एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे हैमस्टर की तरह धातु के छोटे पहियों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पैर तेज़ी से घूमते हैं, पहिए भी तेज़ी से घूमते हैं, परंतु आने वाले कल में भी वे उसी पिंजरे में रहेंगे, नौकरी। पता है, जेरी मैगवायर फिल्म में टॉम क्रूज का एक बहुत बढ़िया रोल था। इस फिल्म में कई बहुत ज़ोरदार संवाद थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी कि मुझे पैसा दिखाओ। परंतु एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज़्यादा सच्ची थी। यह उस दृश्य में थी जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वह पूरी कंपनी से पूछता है कि मेरे साथ कौन आना चाहता है, और सब लोग मौन और स्तब्ध हैं। केवल एक औरत बोलती है कि मैं आना तो चाहती हूँ, परंतु मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। यह वाक्य शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा वक्तव्य है। यह उस तरह का वक्तव्य है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। पता है कि ये जानते हैं कि मेरे जो इनके पढ़े लिखे डैडी थे हर साल तनख्वाह बढ़ने की आशा लगाए रखते थे और हर साल उन्हें निराशा होती थी। इसीलिए वे स्कूल जाकर और ज़्यादा योग्यताएं हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके, परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। ये अक्सर लोगों से यह सवाल पूछते थे कि रोज़मर्रा की यह गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही हैं। छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल ब्रिकफील्ड, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत ख़राब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वाले में 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात से चिंता होनी चाहिए और बाकी बचे 50% में से 75 से 80% लोगों को नाम मात्र की पेंशन मिलेगी, जो $55 या $150 या $300 प्रति माह होगी। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कॉर्पर लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार फर्म के मुख्यालय में गया और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला
जिसकी विशेषज्ञता बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएं तैयार करने में थी। जब इन्होंने उनसे पूछा कि छोटे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है, इन्होंने पूछा। अब उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कॉर्पेल इसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और ज़्यादा खतरनाक नए 401 प्लान में अंतर को स्पष्ट करते हैं। ज़्यादातर काम करने वाले के लिए यह कोई सुखद तस्वीर नहीं है, और यह तो हुई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और दीर्घकालीन नर्सिंग होम सुविधा को जोड़ा जाता है, तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की पुस्तक में बताते हैं कि नर्सिंग होम की फ़ीस $30,000 प्रति वर्ष से $1,25,000 प्रति वर्ष है। वे अपने इलाके के साफ सुथरे परंतु साधारण नर्सिंग होम में गए और 1995 में कीमत में $88,000 पाया गया। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे ये फैसले विशुद्ध रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज़ कितने वृद्ध हैं। अगर मरीज़ वृद्ध हैं तो वे अक्सर मेडिकल केयर को अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज़ लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। तो कहता है कि ये हैरान हो जाते थे कि क्या कर्मचारी भविष्य में देख पा रहे हैं, या उनकी भविष्य दृष्टि केवल उनकी अगली तनख्वाह तक की ही जाती है, और वे अपने आप को कभी दूरगामी भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते। जब ये ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों के सामने बोलते थे, तब ये हमेशा एक ही चीज़ की सलाह देती थी। ये सुझाव देते थे कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकोण रखें। जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकोण रखें। केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय, जो हालांकि महत्वपूर्ण है, ये सुझाव देते हैं कि वे एक और काम करने लगें जो उन्हें एक दक्षता सिखा दे। अगर वे सेल्स तकनीकें सीखना चाहते हैं, तो अक्सर वे उन्हें किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहते हैं। अगर वे सेल्स तकनीकें सीखना चाहते हैं, तो अक्सर वे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहते हैं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन में झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का मुख्य कारण होते हैं। लंबे समय में शिक्षा धन से ज़्यादा मूल्यवान है। ओके, थैंक्स।